मैं कहीं जा रही थी कि अचानक मेरी कार रुक गई और वहां पर एक बूढ़ा आदमी फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़ा था और बोले जा रहा था, बेटा यह गुलदस्ता ले लो, मात्र 50 रुपए के है। बहुत मिन्नतें कर रहा था। उसकी ओर देखने के बाद पता चला कि वह बहुत ही गरीब, लाचार और भूखा लग रहा था। इसलिए मैंने उससे बिना गुलदस्ते लिए ही 500 के नोट दिए, लेकिन वह लेने से इनकार कर दिया। आत्मविश्वासी था, इसलिए मैंने उससे 2 फूलों के गुलदस्ते ले लिए और 100 के नोट दिए। फिर वे चला गया और आगे किसी और को लेने के लिए बोलने लगा। मैं तो फिर वहां से निकल गई। पता नहीं पर उसकी तरफ मैं खींची ही जा रही थी। उसकी गरीबी देखकर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था और मैं उसे पहचान नहीं पा रही थी। शाम हो चुकी थी, रात होने वाला था, इसलिए मैं उतना ध्यान नहीं दे पाई उसके चेहरे पर और मैं वहां से चल दी थी। पता नहीं वो बूढ़ा व्यक्ति कितने बजे रातों तक अपने गुलदस्ते इसी प्रकार बेचता रहा। मेरा रोजाना का वहीं से गुजरना था। पहले तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं दिया करती थी, लेकिन जब से वह बूढ़ा व्यक्ति मुझे उस दिन गुलदस्ता दिया, मैं तब से उसे रास्ते से जब भी जाया करती तो मेरी निगाहें उसे ही ढूंढती रहती और नजर आ जाता तो अभी मेरे पास आकर गुलदस्ता देने लगता। मैं भी 1 या कभी 2 ले ही लेती थी गुलदस्ता, कभी 1 तो कभी 2, और लेने के बाद उसके चेहरे की खुशी देखकर मुझे भी खुशी आ जाता था, संतुष्टि मिलता था। मुझे लगता था कि मेरी वजह से उसे शायद आज रात का भोजन नसीब हो पाए, पर वह किसी का भी एहसान लेना पसंद नहीं करता था। एक दिन बहुत ही ज्यादा वर्षा हो रहा था और मुझे तो शाम का ही वक्त मिलता है हमेशा आने जाने के लिए, इसलिए उस समय कुछ नजर नहीं आ रहा था। मेरी निगाहें तो उसी को ढूंढ रही थी, पर वह नजर ही नहीं आया। मैं आगे चल दी और फिर दूसरे दिन भी जब मैं उस रास्ते से गुजर रही थी तो मुझे वे बूढ़ा व्यक्ति नजर नहीं आया। मेरा मन बेचैन होने लगा, पर फिर भी मुझे घर जल्दी जाना था, इसलिए मैं वहां से चल दी। पर मेरा ध्यान तो उसी बूढ़े आदमी पर था। अगले दिन मैं समय से थोड़ा पहले निकली, क्योंकि आज मैं सोच कर ही निकली थी कि मैं उस बूढ़े आदमी को खोज कर उससे बात करके रहूंगी। लेकिन जब मैं गई तो वहां पर वो नजर नहीं आया। फिर मैं साइड में गाड़ी लगाकर उसके बारे में पूछने लगी। तब मुझे पता चला कि यहीं पर थोड़ा हट के गली है, उसी में वहीं पर चोल में रहता है। मैं भी वहां गई, तब मुझे खोजने पर पूछने पर पता चला कि वो 2 दिनों से सरकारी अस्पताल में अपनी पत्नी को लेकर भर्ती है। फिर मैं वहां से निकलकर सीधे सरकारी अस्पताल में गई। खोजने पर पूछने पर पता चला तो मैं उसके पास पहुंची तो वो उदास बैठा था, साइड में उसकी पत्नी लेटी हुई थी। मैं जब उसके पास गई तो मुझे देखकर थोड़ा मुस्कुराया और पूछा कि मैम साहब आप यहाँ? तब मैं उसके पास जाकर बैठकर उससे पूछने लगी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आप 2 दिनों से फ्लावर बेचने क्यों नहीं आए? तब वह बहुत जोरों से रोने लगा। उसके आंखों में तो आंसू पहले ही से थे और बोला, बेटी मुझे तो अभी कुछ भी करने का मन नहीं, क्योंकि मैं जिसके लिए फूल बेचा करता था अब वह इस दुनिया में नहीं रही। मैं उसे नहीं बचा पाया। बेचारी मेरी वजह से आज भगवान को प्रिय हो गई। अब मैं किसके लिए फूल बेचूं? मुझे भी अब जीने का मन नहीं और मैं आज सुबह से ही यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। पर इतना ही बोलकर वह चुप हो गए, रुक गए। मैं भी हिम्मत करके पूछी, पर क्या आपके परिवार में और कोई भी है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं? क्या आपके बच्चे भी हैं और आपने खबर दे दी है या नहीं दिए हैं? क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? इस पर बूढ़ा व्यक्ति बोलने लगा, मेरे भी एक बेटा और एक बेटी है, पर उन्हें तो अपने माँ बाप की फिक्र ही नहीं है। मैंने उनसे पूछा, क्यों? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सबसे पहले तो आप उठिए और उसके बाद इनका अंतिम संस्कार कीजिए, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। इसके बाद मैं अस्पताल के ही कुछ स्टाफ को बुलाकर मैं उनकी मदद करवा दी और फिर उन्हें उनके ही चोल में लेकर चली गई। वो अकेले अब नहीं रहना चाहते थे, इसलिए मैं उनसे बोली कि आज रात भर बस कैसे भी काट लीजिए। कल मैं आपको ऐसी जगह लेकर जाऊंगी जहां आप बहुत ही अच्छे से रहिएगा और आपके बेटे बेटी को भी मैं खबर दे देती हूँ।
कुछ पता है तो उनका बतला दीजिए। इस पर वे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करके बोले, खबरदार, मुझे किसी को भी खबर नहीं करना है। मेरे बच्चे तो उस समय ही मर गए थे जब। फिर वह अपनी कहानी मुझे रोते हुए बतलाने लगे। बेटा, मेरा नाम मनोज है। मैं कोलकाता शहर में बहुत ही आलीशान बंगले में रहा करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज मेरी स्थिति ऐसी हो जाएगी। मैं अपनी पत्नी के लिए दवा तक का भी खर्च नहीं उठा पाऊंगा और मेरे अपनों ने ही ऐसी हालत मेरी कर दी। मैं अपने बेटे सुधीर को बाहर भेजा था पढ़ने के लिए और मेरी बेटी दीपिका, वह भी अपने भाई के साथ ही बाहर चली गई थी पढ़ने। लेकिन उन भाई बहन को बाहर के हवा इस प्रकार लगा कि वह अपने गांव ही भूल गए आना, क्योंकि आजकल के जनरेशन में बहुत ही दिक्कत है बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना। माँ बाप का मन घर में रहकर काम करवाने में भी नहीं लगता है और ना ही बाहर भेजने का भी मन करता है। थोड़ा चिंता होता है और मेरी पत्नी राधिका को भी यही चिंता सताए जा रहा था कि मेरे बेटे बेटी दोनों बच्चे बाहर चले गए हैं पढ़ने। उस समय तो हम भी जवान थे, हम लोग का भी शरीर ठीक ठाक चल रहा था और बच्चे हैं तो आजकल के तो सभी लोग बाहर जाते ही हैं पढ़ने। लेकिन उसमें कोई बच्चा बिगड़ जाता है बाहर जाकर तो कोई माँ बाप का नाम रोशन करके ही घर आ जाता है। लेकिन हमें उस समय कुछ भी पता नहीं था, बस बच्चों से फ़ोन पर बात हो जाया करती थी और कभी भी पैसों की ज़रूरत अगर होती तो कुछ ज़्यादा महीने में ही जोड़कर दे दिया करते थे हम, क्योंकि हर महीने बच्चों का फीस का पढ़ाई का खर्चा भेज दिया करते थे। मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक था कि मेरे बच्चे भी पढ़ लिख कर और अन्य बच्चों की तरफ बहुत सारे पैसे कमाए, नाम कमाए। इसी लालच में मैं अपने दोनों बच्चे को बाहर भेज दिया और दोनों को भेजने के बाद तो मुझे कुछ शांति भी मिला कि चलो अकेले कोई बच्चा थोड़े गया है, दोनों भाई बहन है, साथ में पढ़ेंगे लिखेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। और यहाँ पर हम दोनों की भी जिंदगी ऐसे ही कट रही थी। कभी कभी तो राधिका और हम दोनों अपने बच्चों से मिलने भी जाया करते थे वहीं पर। वहाँ का भी माहौल ठीक था, हमें अच्छा लग रहा था। कुछ दिनों के बाद बच्चों की छुट्टी हुई और वह घर पर आए हुए थे। अब क्या था, हमें तो बहुत ही खुशी हुई और खासकर राधिका को, क्योंकि वह अपने बच्चों को बाहर पढ़ने नहीं भेजने देना चाहती थी। जब भी बच्चे छुट्टी में घर आते थे, राधिका सबसे ज़्यादा खुश हो जाया करती थी और अपने दोनों बच्चों का पसंद का ही खाना बनाती और घूमने भी हम लोग जाया करते थे। एक दिन ऐसे ही हम लोग रांची के जू पार्क में गए हुए थे। सुधीर बोलता है, पापा जी, अब हमें वहाँ पर बाहर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप दीपिका को वहाँ पढ़ने दीजिए, लेकिन अब हम आपके साथ घर पर ही आकर आपके बिजनेस में ही हाथ बटाना चाहते हैं। मेरा मन तो थोड़ा उदास हुआ, पर मैं बोला, मनोज, क्यों बेटा, वहाँ पर ऐसा क्या हो गया? कैसे तुम्हें पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है? यहाँ पर तो मेरा बिजनेस है ज़रूर, वे हम चला ही तो रहे हैं। हमारा भी तो शौक है कि तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बन जाओ। ऐसे बीच में पढ़ाई छोड़ना अच्छी बात नहीं है। और जब दीपिका पढ़ सकती है तो तुम तो लड़के हो और तुम्हें तो और भी ज़्यादा मेहनत करके दीपिका से भी अच्छा पोजीशन पाना है, जॉब करना है। अब तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, बतलाओ। सुधीर बोलता है, पिताजी, माँ बतला रही थी कि आपकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा है और मैं नहीं चाहता कि मेरे रहते हुए आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है और ऊंचे पद की, तो बिजनेस में भी आदमी बहुत ही ज़्यादा कीर्ति वैभव पा सकता है, ऊंचे नाम और पैसे कमा सकता है। मनोज, बात तो तुम्हारी सही है बेटा, पर मेरा सपना है कि अपने बच्चे को बिजनेस के लाइन में नहीं, जॉब के लाइन में जाए। इस पर फिर से सुधीर बोलता है, पिताजी, दीपिका तो जॉब के लाइन में जा ही रही है और मैं आपके साथ आपका ध्यान रखना चाहता हूँ, और माँ का भी तो मन है कि बच्चे घर पर ही रहे। इस पर मनोज अपने बेटे सुधीर से हार गया और उसे घर पर रहने का इजाज़त दे दी, क्योंकि मनोज जी का भी तबीयत अब ठीक नहीं रहा करता था, इसलिए अब घर पर रहने का इजाज़त दे दी।
अब जब छुट्टी खत्म हुआ तब सुधीर और दीपिका दोनों साथ में जरूर गए बाहर, लेकिन उधर से सिर्फ सुधीर घर आ गया। वहाँ पर 2-3 दिन रहने के बाद दीपिका वहीं पर अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त हो गई पूरी। अब सुधीर घर पर ही रहकर पिताजी के बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करने लगा और पिताजी को बिजनेस से रिहा कर दिया, इजाज़त दे दिया कि आप घर पर ही बैठकर अब से आराम कीजिए। मेरे रहते हुए आपको कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। घूमने आना अगर होगा तो आप आ सकते हैं, अपनी फैक्ट्री देख लीजिएगा कि अच्छे से मैं चला पा रहा हूँ या नहीं। मनोज जी का फैक्ट्री में लोहे का काम होता था। वहाँ पर लोहे का बर्तन बनाया जाता था जिसे हार्डवेयर भी कहते हैं। वहाँ पर हार्डवेयर का सारा सामान मिलता था और मनोज जी अपना बिजनेस अच्छे से चला रहे थे। लेकिन जब से सुधीर आया उस बिजनेस को दौड़ाने लग गया। यह बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाना चाह रहा था सुधीर अपने बिजनेस को, और ले भी गया। लेकिन उसके बाद सुधीर की भी अब उम्र हो चुकी थी शादी की, इसलिए मनोज जी यानी कि मैं उसके लिए लड़की खोजने लगा। लेकिन एक दिन अचानक सुधीर के साथ एक लड़की आई जिसका नाम मीनाक्षी था। सुधीर तो थोड़ा संकोचाया, फिर सुधीर बतलाने लगा कि पिताजी, मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ और मैं कॉलेज के दिन से ही इसे प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी तुम ही से शादी करूँगी, लेकिन आप दोनों की मंजूरी होगी तभी। मैं और राधिका अब इस रिश्ते के लिए हाँ बोलिएगा आप तभी। इस पर मैं क्या करता। राधिका भी कुछ नहीं बोली। अब देखे कि बेटा जब अपनी पसंद की लड़की ले ही आया है और शादी करवानी ही है मुझे उसकी, तो करवा देते हैं। बच्चे खुश रह गए तभी तो ठीक रहेगा। वैसे भी मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, हमसे बिना पूछे तो एक काम भी नहीं करता था। दीपिका के भी उसे उस समय जॉब लग चुका था, वे भी घर आ गई थी। लेकिन मैं फिर भी अपने बड़े बेटे का ही सबसे पहले शादी करना चाहता था। दीपिका के लिए भी लेकिन रिश्ता आने लगा था और इसलिए मैं उन दोनों का एक साथ रिश्ता तय कर दिया। बहुत ही अच्छा, क्योंकि परिवार मिल चुका था दीपिका के लिए भी। एक ही मंडप पर दोनों भाई बहनों की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न करवा दिया। एक बेटी घर में आई तो एक बेटी घर से विदा हो गई। थोड़ा मन तो उदास हो गया तो थोड़ा खुशियों से भर गया था। बहू का अच्छे से स्वागत किया गया। बहुत ही संस्कारी और बहुत ही सुशील भगवान करे ऐसे बेटे बहू और बेटियां सभी को मिले। मेरे तो तीनों बच्चे अच्छे निकल गए। वैसे तो दीपिका यहाँ नहीं रहा करती थी, लेकिन फिर भी राधिका जी को दीपिका की बहुत याद आती थी, क्योंकि सुधीर तो अपने पढ़ाई बीच में ही छोड़कर यहाँ रहने आ गया था। लेकिन दीपिका नहीं आई थी, इसलिए राधिका जी को उसकी ज़्यादा ही याद सताती थी, क्योंकि वे उतना समय माँ के साथ नहीं गुजारी। और यहाँ पर भी राधिका जी सुधीर की पत्नी यानी मीनाक्षी से दीपिका की बहुत ही तारीफ किया करती थी। दीपिका के चक्कर में वो मीनाक्षी की प्यार और सम्मान को भी ध्यान में नहीं रखा करती थी। वैसे मीनाक्षी को बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वह जानती थी कि माँ बेटी का प्यार कैसा होता है। वह भी तो अपनी माँ से अलग हुई थी, ससुराल आ गई थी और उसके घर भी एक भाभी थी और माँ उसकी भी भाभी से मीनाक्षी की बहुत ही बुराइयाँ किया करती थी, प्यार लुटाया करती थी। इसलिए राधिका जी की बातों का मीनाक्षी पर बुरा असर नहीं होता था। इधर दीपिका ससुराल जाने के बाद अपने पति के साथ विदेश में रहने चली गई। वहाँ पर दूर रहने के कारण विदेश में शुरुआत में तो बातें भी हुआ करती थी कुछ कुछ, लेकिन उसके बाद उसके भी बाल बच्चे हो गए और अपने ही जिंदगी में व्यस्त हो गई दीपिका। उसके बाद तो उसे मेरी याद ही नहीं आती, और याद आती भी थी तो वे कैसे हमसे मिलने आती। कभी कभी बस बात कर लिया करती थी। वैसे हम भी बहुत खुश थे और राधिका जी भी, क्योंकि बहुत खुश थे इसलिए कि मेरे बेटे दामाद अच्छे से खुशहाली से जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। अपने बच्चों का तो कोई खुशी ही चाहता है। अब तो हमें बेटी से कोई मतलब ही नहीं था, वैसे भी बिटिया पराई होती है। अब बेटा सुधीर यहाँ पर हम लोगों के साथ में रहने लगा था। मीनाक्षी के भी 1 साल के अंदर ही
एक बेटे को जन्म दिया। बहुत ही सुंदर, गोल मटोल, एकदम लड्डू गोपाल जैसा। उसका नाम राधिका नहीं, लड्डू ही रख दिया था। अब मीनाक्षी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ चुकी थी। घर का तो सारा काम करना ही था, साथ में बच्चों की देखभाल भी। और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहा करती थी, इसलिए मेरा भी ध्यान रखना पड़ता था। वैसे राधिका जी मेरा ध्यान रख लिया करती थी, लेकिन खाने पीने दवा का उन्हें उतना नहीं मालूम था, ज्ञान था। क्योंकि राधिका ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए दवा का सारा ध्यान मीनाक्षी को ही रखना पड़ता था, और वह बखूबी रख भी रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा घटना घटित हो गया जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शायद वह घटना नहीं घटता तो आज हमारा परिवार भी खुशियों से भरा हुआ परिवार था रहता। मेरी राधिका जिंदा रहती, मेरे बेटे बहू भी बहुत अच्छे थे। लेकिन एक गलती के कारण आज मेरा परिवार बिखर गया, या एक मिस्टेक कहो। मेरी बेटी तो पहले ही दूर विदेश चली गई थी, उससे संपर्क ही नहीं हो पाता था जल्दी। और जो मेरा जो बेटा था, वह भी मेरी गलती की वजह से हम दोनों से मुंह मोड़ लिया था। मेरी गलती कहिए या बेटे बहू को विश्वास ही नहीं था अब हमारे ऊपर। इतना ही बोलने के बाद मनोज जी रुक गए और रोने लगे, बहुत ही जोरों से। उनकी रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ के आसपास के सभी लोग उन्हें देखने लगे। तब उन्हें शांत करवाने के बाद वे शांत हुए। तब सबसे पहले पानी पिलाई और उसके बाद धैर्य रखते हुए मैं पूछने लगी कि आखिर ऐसा क्या गलती हो गया आपसे, जिससे उनके इतने अच्छे बेटे या बहू आपके चौराहे पर अकेला छोड़ दिया आपको। मुझे भी कहानी जाननी थी, क्योंकि मेरा सब्र नहीं हो रहा था कि ऐसा आखिर क्या हो गया जो इतने अच्छे जिससे उनके इतने अच्छे बहू बेटे भी बुरे हो गए, या किस्मत ने उन्हें बुरा बना दिया। मुझे पूरी कहानी जाननी थी। मनोज जी थोड़ा शांत होने के बाद अपनी आगे की कहानी बतलाने लगे। बेटी, उस समय मीनाक्षी फिर से प्रेग्नेंट थी और उसका बेटा लड्डू राधिका जी के साथ हॉल में खेल रहा था। लेकिन पता नहीं अचानक से उसके सिर पर ऊपर छत से एक गमला आकर गिर गया, जिससे उस समय मेरे लड्डू पोते की सर से खून बहने लगा, बहुत ही ज्यादा। मैं बहुत चिल्लाया, घबरा गया था। राधिका भी घबरा गई थी और उसके बाद उसे अस्पताल में ले गया। वहाँ पर डॉक्टर उसे जवाब दे दिया था, लेकिन भगवान की असीम कृपा है कि वह 2 महीना कोमा में रहने के बाद फिर से बिल्कुल स्वस्थ और ठीक हो गया। जब लड्डू को कोमा में था, उस समय ही मीनाक्षी और सुधीर बहुत ही बुरा बर्ताव करने लगे हम दोनों से। बात ही नहीं करते थे, खाना बना देते थे लेकिन खाने को नहीं ला कर देते थे। सारा मेरा काम करते थे, लेकिन पहले की तरह बेटे बहू के साथ हम दोनों की भी बनती नहीं थी। ऐसे झगड़ा भी नहीं हुआ करता था, लेकिन वो पहले जैसे लगाव भी वैसा नहीं रह गया था, क्योंकि अपने बच्चों का मोह माया ऐसा होता ही है। मीनाक्षी और सुधीर अपने बेटे के लिए बहुत दुखी थे, इसलिए मेरे बेटे बहू भी बहुत दुखी हो गए थे। मीनाक्षी प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना था, इसलिए सुधीर उसको लड्डू पोते के कोमे के बारे में नहीं बतलाया था, छिपाया था। बस मीनाक्षी से यही कहा था कि लड्डू बिल्कुल ठीक है, बस कुछ दिनों यहाँ अस्पताल में ही रहने के बाद घर आ जाएगा। जब लड्डू बिल्कुल तरह स्वस्थ होकर घर आ गया, तब मीनाक्षी के जान में जान आया। तब उसके बाद सुधीर मीनाक्षी को सारा बात बतला दिया, क्योंकि माँ को जानने का सारा हक होना चाहिए। उसका बेटा एक नई जिंदगी पाकर लौटा है अपने बच्चे के बारे में, कि उसके कर्म भी है जो उसके बेटे का जिंदा सही सलामत घर पहुंचा दिए। क्योंकि मेरे बेटे बहू हमारी बहुत सेवा किए थे। मेरे भी मन में कुछ गलानी था, दुख था, क्योंकि आखिर मेरा पोता हम दोनों के साथ ही तो नीचे हॉल में खेल रहा था। लेकिन पता नहीं कोई गमला कैसे ऊपर से गिर गया, कुछ भी नहीं पता चला हम दोनों को। लेकिन फिर भी हमें वहाँ नहीं रहना चाहिए था। वैसे मेरे बेटे बहू हम दोनों को फिर भी खाने पीने की कमी या दवा दारू की भी कमी नहीं होने देते थे। लेकिन अब राधिका जी ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी, और वह एक दिन अचानक से बहुत दुखी होकर
घर छोड़कर निकल गई। उनको खोजते खोजते मैं भी बाहर आया। बाहर सुधीर खड़ा था तो मैंने पूछा, राधिका जी को यानी कि अपनी माँ को कहीं देखा है? लेकिन वह कुछ भी जवाब नहीं दिया क्योंकि अभी तक नाराज था। पर मैं क्या करता, मुझे तो अपनी पत्नी को ढूंढना ही था। उसे क्या पता था कि माँ सचमुच घर छोड़कर चली गई है। लेकिन मैं खोजते खोजते जब राधिका जी के पास आया तो उनकी हालत बहुत ही खराब थी। वहां पर भीड़ जमी हुई थी। पता नहीं वे भी अपने आप को मंदिर की सीढ़ियों पर सर पर चोट लगा लगा कर बेहोश पड़ी हुई थी। जब जाकर उन्हें शांति मिली थी कि मुझे अपनी गलती की सजा मिल गया। लेकिन उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई कि मैं हॉस्पिटल लेकर सीधे उनको गया। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि बस अब इनका ध्यान रखने की जरूरत है, इन्हें बहुत ही बड़ा सदमा लगा है। मैं घर जाकर बेटे बहू को सारी बात बतलाना चाहता था, पर मेरे से तो कोई बात ही नहीं करता था, कोई सुनता ही नहीं था। कि इतना भी क्या नाराजगी थी। जब बेटा सही सलामत मेरा पोता ठीक हो ही गया था तो मुझे माँ बाप को थोड़ा बात सुन लिया जाता है। लेकिन नहीं, कोई भी मेरा बात नहीं सुना। इसलिए मैं भी अब इस घर में नहीं रहना चाहता था और मेरी पत्नी राधिका के कहने पर हम मंदिर में ही रहने लगे। लेकिन एक दिन अचानक मंदिर से भी पंडित जी हम दोनों को बाहर निकाल दिए, यहाँ पर रहने से मना कर दिए। तब जाकर हम यहाँ पर छोटा सा एक चोल में एक छोटे से रूम लेकर रहने लगे और अपने पेट के गुजारे के लिए हम यहाँ गुलदस्ता बेचा करते हैं। वैसे तो मेरे पास धन दौलत प्रॉपर्टी है, लेकिन अब अपने बेटे बहू को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। वैसे भी मेरे बेटे बहू हम दोनों के बहुत ही ज़्यादा सेवा पानी किए हैं, इसलिए अब हम उनका हक उनसे छीन नहीं चाहते थे। वैसे भी हम तो उन्हें बिना बतलाए ही चुपचाप उन दोनों को बिना बतलाए हम घर से बाहर आ गए थे। लेकिन मेरे पास थोड़े से भी पैसे नहीं थे, इसलिए हमें गुलदस्ता बनाना आता था कागजों का, वही बनाकर बेचते हैं। लेकिन एक दिन अचानक फिर से राधिका जी का बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, इसलिए हम बहुत परेशान थे और ज़्यादा गुलदस्ता तो बिकता नहीं था, खाने पीने भर हो जाया करता था। अब तो राधिका जी की तबीयत की भी दवा की भी जरूरत थी, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा गुलदस्ते बेचना चाहता था। लेकिन हम इतना ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाए और राधिका जी की मनोज जी इतना बोलने के बाद फिर से रोने लगे। मैं अपनी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन इसलिए बहुत मनाने के बाद मैं उन्हें अपने घर लेकर आ गई। लेकिन जैसे ही मेरे मम्मी पापा मनोज जी को देखे, उनके भी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद हो सकता है उनकी हालत देखकर कोई भी रो दे, लेकिन यह क्या, मनोज जी को देखकर पिताजी और मेरी माँ दोनों उनके पैरों पर गिर गए और उसके बाद गोड़ लगने के बाद अच्छे कपड़े पहनाकर साफ सुथरा करके उनसे उनकी पत्नी के बारे में पूछने लगे। मनोज जी कुछ भी नहीं बोले और चुपचाप उठकर एक कमरे की ओर चल गए, जैसे वे उन्हें का कमरा हो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं अपनी माँ मीनाक्षी के पास गई। तब मुझे समझ में आया, ओहो मेरे मम्मी पापा ही उनके बेटे बहू है। मुझे तो उनकी कहानी सुनते समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर अपनापन तो महसूस हो ही जा रहा था। हमें लगा मेरे मम्मी पापा के अलावा भी उस दुनिया में कितने मीनाक्षी और सुधीर होंगे। मुझे नहीं पता था कि वह मेरे मम्मी पापा ही हैं। मेरे मम्मी पापा भी दादाजी को बहुत ढूंढने की कोशिश किया करते थे, लेकिन हमें नहीं कुछ बतलाए थे और आज भी करते हैं। लेकिन ऐसे मुलाकात हो जाएगी किसी को भी पता नहीं था। जब मैं दादाजी के पास गई तब वो मेरे सर पर हाथ रखकर बहुत ही खुशीपूर्वक आशीर्वाद दिए और बोले, मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल गई। तुम्हारे मम्मी पापा भी हमें जानबूझकर इग्नोर नहीं करते थे, वे दुखी थे, लेकिन किस्मत को यही मंजूर था। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर राधिका जी की बहुत याद आएगी। लेकिन मुझे बहुत मनाने के बाद मैं दादाजी को मैं जाने ही नहीं देना चाहती थी और उन्हें अब मेरे मम्मी पापा भी अच्छे से पेश आते थे, अच्छा बर्ताव करते थे। अब तो मम्मी पापा को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और जो मेरा भाई था लड्डू, आज उसका नाम भी मनोज ही रखा गया है।
तब से पिताजी की भी हालत खराब होने लगी थी। जब दादाजी चल गए थे तो उन्हें दादाजी की बहुत याद आती थी। इसलिए मम्मी दादाजी की ही नाम पर लड्डू का नाम मनोज रख दी थी। तो दोस्तों, यह बाप बेटे की प्यार आपको कैसा लगा? इस दुनिया में आज भी मुझे भी बच्चे होते हैं जो अपनी माता पिता के बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो दोस्तों, अगर स्टोरी आपकी दिल को थोड़ी सी भी छू ली हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।